Now, students, CBSE paper 2021. It was MCQ based paper. Question number 1, which says an electric dipole placed in a non-uniform electric field. बेटा यूनिफॉर्म नहीं बोल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस. अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर टॉर्क भी फील हो रहा होगा और वो बॉडी स्टेट भी चल रही होगी. तो बोथ फोर्स एंड टॉर्क. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, सिर्फ टॉर्क फील करता है. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो ऐसे स्ट्रेट भी चलेगी और आपके पास ऐसे टर्निंग इफेक्ट भी दिखाएगी. तो आपके पास both force and torque. Now come to question number 2. Let Ni be the number of electric field lines going out of imaginary cube side that encloses isolated point charges 2q, and N2 be the corresponding number of imaginary sphere of radius that encloses a isolated point charges 3q. Then N2 ratio N1 will be equals to. स्टूडेंट देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको परेशान कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट, गॉस लॉ कहता है Q enclosed by epsilon naught. That is गॉस लॉ. वो कहता है कि पहला केस 1 Q enclose है 2Q. केस 2 Q enclose कितना है? 3Q. तो बताओ फ्लक्स 1 बाय फ्लक्स 2 कितना होगा? बेटा 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो आंसर हो गया 2:3. दिस इज द आंसर. दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग in a unit area, that is electric flux. उसी को तो electric flux कहते हैं. चलिए, come to question number 3. In the circuit given below, P is not equal to R and reading in the galvanometer is same with switch open or closed. Now students, वो कहता है चाहे switch open करो या switch close करो. Listen here. दिस इज गैल्वेनोमीटर. यहां से हमने स्विच को ओपन किया और यहां से वो कह रहा है कि कुछ करंट जा रहा है. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज G. गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग आ गई, ठीक है. वो कहता है कि अब आप स्विच को बंद कर दो. ओके, P, Q, R और गैल्वेनोमीटर, अब स्विच को कर दो बंद. वो कहता है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग दोनों ही केस में सेम है, Ig इक्वल टू Ig. मतलब गैल्वेनोमीटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि स्विच क्लोज है कि ओपन है. ऐसा कब हो सकता है स्टूडेंट? आपके पास अब उसने पहला ऑप्शन दिया है आपको, IQ इक्वल्स टू IR. IQ इक्वल्स टू IR. नहीं, ये नहीं होगा. IR इक्वल टू IG. हाँ, ये पक्का होगा. स्टूडेंट, आपके पास अगर इसको बंद करने के बाद भी गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब था कि गैल्वेनोमीटर ने ऊपर से करंट रिसीव किया ही नहीं. क्योंकि अगर ओपन है और गैल्वेनोमीटर वही रीडिंग दिखा रहा है, और अगर क्लोज है तो भी गैल्वेनोमीटर वही रीडिंग दिखा रहा है, मतलब इस वायर का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं. क्योंकि अगर इस वायर का सिग्निफिकेंस होता तो बीच में से शट करने की वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई तो चेंजेस आता. लेकिन अगर इस वायर का कोई रोल है ही नहीं, मतलब जितना करंट यहां से आ रहा था उतना ही सारा गैल्वेनोमीटर में जा रहा था, बीच वाली वायर का कोई रोल ही नहीं था. अगर रोल होता
तो शट करने के बाद इसमें कुछ रीडिंग में चेंजेस आते, मतलब बीच वाली वायर का कोई रोल ही नहीं था, और अगर रोल नहीं था तो इसका मतलब है आर और जी में फ्लो होने वाला करंट सेम है। आर और जी में फ्लो होने वाला करंट सेम है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Now come to question number 4. Two wires A and B of same material having length in the ratio of 1:2 and diameter in the ratio of 2:3 are connected in series with a battery. The ratio of potential difference VA to that of VB across the two wires respectively will be. बेटा देख उसने क्या बोला, लेंथ का रेशियो दे रखा है 1:2। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज 1:2। ये ए वायर है, ये बी वायर है। लेंथ ऑफ ए टू दैट ऑफ लेंथ ऑफ बी 1:2 एंड डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:3। बेटा डायमीटर मतलब रेडियस का रेशियो, रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी इज 2:3। फाइन, आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपने इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2। रेजिस्टेंस 1 का फॉर्मूला है रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस 2 का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। सेम मटेरियल बोला है इसलिए रेजिस्टिविटी दोनों केस में सेम है। अब क्वेश्चन देखो, आर कनेक्टेड इन सीरीज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल VA टू दैट ऑफ VB अक्रॉस द टू वायर्स। वो कहता है अगर मैं इस पे एक बैटरी लगा दूं V वोल्ट की, तो यहां का V1 और यहां का V2 कितना कितना होगा, ये आपका सवाल है। स्टूडेंट, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहती तो डेफिनेटली इसका आंसर अलग अलग रेशो 1:1 तो नहीं आएगा, लेकिन सीरीज में करंट तो सेम रहता है। तो स्टूडेंट अगर करंट सेम रहता है बेटा V1 by V2 दैट इज I1 into R1 I2 into R2। I1 I2 तो कैंसिल हो गया क्योंकि सीरीज है, करंट सेम होगा। V1 by V2 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L1 by A1 रो L2 by A2। अब बेटा A1 by A2 दैट इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर बाय पाई R2 का स्क्वायर। तो आंसर इज 4:9। तो आपके पास L1 पता है, आपके पास L2 का रेशियो पता है, आपके पास A1 और A2 का रेशियो पता है। यू नीड टू फाइंड V1 रेशियो V2। तो बेसिकली उसने आपको रेजिस्टेंस का रेशियो निकालने की बात कही थी, क्योंकि करंट तो दोनों ही केस में सेम ही आएगा। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, come to the next one. Question number 5. Two moving coil galvanometers G1 and G2 have the following particular respectively. Number of turns दे रखे हैं दोनों केसेस में, एरिया 1 दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेम फॉर बोथ, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए सेम बोल दिया उसने। द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, बेटा करंट सेंसिटिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आप लोगों की एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये गिवन है, देखो। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। करंट सेंसिटिविटी, बेटा व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी एक्सप्रेशन, बोलिए।
हमने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ा है। करंट सेंसिटिविटी एन, बोलो बेटा, एन बी ए बाय सी, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। आपके पास उसने कहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ टू, तो एन बी ए ओवर सी, एन बी ए ओवर सी, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए सेम उसने कहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन में गिवन है, एरिया क्वेश्चन में गिवन है दोनों का, V1 V2 क्वेश्चन में गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, सिर्फ रेशियो तो निकालना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज a current I is flowing through the loop as shown in the figure। देखो अच्छा क्वेश्चन, इधर देखो, यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है, यहां से आई गया करंट, यहां से करंट आई जाएगा, यहां से आई जाएगा, आई जाएगा, आई मूव करेगा। नाउ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द लूप एज शोन इन द फिगर। एम ए, दिस इज एम, दिस इज ए, इसका रेडियस है आर। एम बी, इसका रेडियस है 2r। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय आर टाइम्स। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय आर और सम फैक्टर, सम फैक्टर, और आपको यही सम फैक्टर ही यही आपको फाइंड करना है, साथ में क्या आएगा ये आपका क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है पहले उसको भी समझ लो। अगर मैं बीच में चली गई, इसको ध्यान से देखूं, ये छोटा वाला लूप आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एक ऐसा लूप दिया हुआ है, फिर उसको बड़ा लूप करके कन्वर्ट कर दिया है और आपसे कहा है B at the center is mu naught I by R into some factor. You need to find that some factor। वो क्या लिखूं इसके आगे? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इनटू द लूप है या आउट ऑफ द लूप है। इस छोटे वाले लूप को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे करंट ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये छोटे वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द लूप। और ये जो बड़ा वाला लूप है उसकी वजह से भी है इनटू द लूप, तो आंसर इनटू द लूप है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं हो सकता, वो आउट ऑफ द लूप लिखा हुआ है। अब या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन फोर्थ है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू। अब क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास जो छोटा वाला लूप है वो 3/4 है और जो बड़ा वाला लूप है वो 1/4 है। स्टूडेंट सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B एट सेंटर, दैट इज म्यू नॉट I बाय 2R। ठीक, आपके पास जो बड़ा वाला लूप है उसकी वजह से है म्यू नॉट बाय 2I, रेडियस है इसका 2R। और जो छोटा वाला लूप, और अच्छा ये 1/4 वाला हिस्सा है, तो आपके पास ये है 1/4 वाला हिस्सा, सो दैट इज 1/4। अब जो छोटा वाला लूप है बी सेंटर स्मॉल लूप, वो है म्यू नॉट बाय 2
I by R, यहां पे इसका रेडियस है म्यू नॉट बाय 2 I इंटू R, लेकिन ये इसका 3/4 रेशियो है, सो दिस इज 3/4, दिस इज 3/4। अब दोनों ही इनटू द लूप हैं, तो सीधा ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। चलिए, इनटू द लूप दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है दैट्स योर रिजल्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। A capacitor and an inductor are connected in two different AC circuits with glowing in each circuit. The bulb will glow more brightly when? Student, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट एसी सर्किट्स। वो कहता है बल्ब ग्लो मोर ब्राइटली, बल्ब कब ज्यादा ग्लो होगा? पहला ऑप्शन, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज इंक्रीज्ड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो क्या होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो आपके पास इंडक्टर की वजह से होने वाली बैक ईएमएफ बढ़ जाएगी। अगर बैक ईएमएफ बढ़ गई तो ब्राइटनेस नहीं बढ़ सकती, मोर ब्राइटली नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बैक ईएमएफ बढ़ जाएगी और बैक ईएमएफ से बढ़ने से बल्ब की ब्राइटनेस घटेगी, बढ़ेगी नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। अगर सेपरेशन बढ़ा दूं तो स्मॉल डी बढ़ गया। आपके पास कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर डी बढ़ गया तो कैपेसिटेंस घट गया, अगर कैपेसिटेंस घट गया तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगी, घट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, सॉरी इन द इंडक्टर, बिल्कुल नहीं। आयरन तो एक मेटल है, मेटल को इंट्रोड्यूस करने से बैक ईएमएफ बढ़ती है, बैक ईएमएफ बढ़ेगी तो आपके पास ब्राइटनेस तो घटेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन, डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द गैप ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। जी हां, आपके पास कैपेसिटर बढ़ गया, कैपेसिटर बढ़ गया क्योंकि उसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाला, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो बच्चों एक्स सी क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी। अगर कैपेसिटर बढ़ गया तो एक्सी घट गया, अगर एक्सी घट गया मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस घट गया, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस घट गया तो ब्राइटनेस विल इंक्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गैप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट एंड ब्राइटनेस विल इंक्रीज। नाउ लेट्स कंटिन्यू, come to question number 8. Question 8 says a pure inductor 318 millihenry and pure resistor 75 ohm are connected in series to a source of 50 hertz. The voltage across 75 ohm resistor is found to be 150 volt. The source voltage will be. Now question number 8 says a pure inductor which is L of 318 millihenry and a pure resistor that is 75 ohm are connected in series with AC source of 50 hertz. The voltage across 75 ohm
इज 150 वोल्ट, ठीक है। द सोर्स वोल्टेज, ये वोल्टेज कितनी है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है दिस इज द करंट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज VR, और इसकी जो ओवरऑल वोल्टेज होती है वो ये होती है, ये लाइक दिस। VR उसने आपको दे रखा है 150 वोल्ट, और ये V क्वेश्चन मार्क है जो आपसे पूछा गया है। VL अगर मेरे पास आ जाए तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो VL आना तो बहुत इजी है सर, VL का मतलब होता है I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा L। सर ओमेगा भी क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा दैट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और L भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको L पता है सर, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, लेकिन सर आपको I नहीं पता। नहीं सर, पता तो है I बिल्कुल पता है। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज आपको दे रखी है 150 और रेजिस्टर दे रखा है 75, तो V इक्वल्स टू I इंटू R, दैट इज 150 इक्वल्स टू I इंटू 75, तो I विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। और सर्किट में जब सीरीज सर्किट होता है तो करंट सेम रहता है, तो सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। अब सर करंट भी पता चल गया, यस सर। अब अगर करंट भी पता चल गया तो आपको सर VL पता चल गया, यस सर। अगर VL पता चल गया तो सर VL अगर आपको यहां से पता चल गया तो पाइथागोरस की हेल्प से आपको अंडर रूट ऑफ VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको सोर्स वोल्टेज भी पता चल गई। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 says the electric potential at a point on the axis of a short electric dipole at a distance x। short electric dipole बात कर रहा है, पोटेंशियल पे बात कर रहा है, from the mid position of the dipole is proportional to। स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन नंबर 9, अगर एक शॉर्ट डायपोल है और इसके मिडल से यहां पे मुझे पोटेंशियल चेक करना है एक्सियल पे, तो आपके पास V एक्सियल प्रोपोर्शनल होता है 1/r² पे। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हमने तो पढ़ा था पोटेंशियल 1/r पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल करता है, वो KQ/r वो एक पॉइंट चार्ज की होता है, डायपोल के लिए नहीं होता। दूसरी बात, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर हमने कहीं पे R³ पढ़ा हुआ याद आ रहा है, जिसके आपके मन में हो सकता है ख्याल आ रहा हो K2P/R³, ये मन में हो सकता है ख्याल आ रहा हो। स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, K2P/R³ एक्सियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मांग रहा है, तो R² है ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन 10 says let F1 be the magnitude of the force between the two small spheres charged to a constant potential in a free space, and F2 be the magnitude of the force between them in a medium of dielectric constant K, then F1 ratio F2 will be। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक बार आपने एयर में चेक किया फोर्स और एक बार आपने तब चेक किया जब दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, तो बताइए दोनों के फोर्स का रेशियो क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, Q1 Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस R, तो एयर के लिए है KQ1 Q2/R का स्क्वायर। इसमें K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, KQ1 Q2/R का स्क्वायर। अब उसने कहा है कि बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और ये डाइलेक्ट्रिक कितने का डाला है, K का। आपने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या फर्क पड़ता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2/R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन
k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट k1 q2 by r स्क्वायर। अब उसने कहा है आपको कि F1 एयर टू दैट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का रेशियो बता दो, बस आंसर आ गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स हैज, ये आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने डाला। क्वेश्चन नंबर 11 वो कहता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कब बनेगा? सर वायर यहां तक लेके आओ, वायर यहां तक लेके आओ और बीच में एयर गैप रख दो। स्टूडेंट प्रैक्टिकली एयर को आयनाइज होने के लिए 10 की पावर 9 वोल्ट पर मीटर चाहिए होता है। प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम एयर को आयनाइज करें। तो एयर हम इंसुलेटर कहते हैं, एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर को आयनाइज और कंडक्टिंग बनाने के लिए 10 की पावर 9 का ऑर्डर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो हम एयर के रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानते हैं। तो दो वायर के बीच में एक एयर गैप छोड़ दो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाएगा अपने आप। खत्म क्वेश्चन। नहीं आया। स्टूडेंट आपके पास एयर गैप को हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, वो बाकी ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शंस के अंदर उसने लिखा हुआ 10 की पावर 5 को आप इनफाइनाइट लोगे, नो। 10 की पावर 7 को लोगे, नो। एयर गैप को इनफाइनाइट लोगे, यस। तो a gap only is taken as infinite resistance. Now come to next question. Next question says a battery of 15 volt and negligible internal resistance is connected across 50 ohm resistor. The amount of energy dissipated as heat in a resistor in a minute will be equal to. Now come to question number 12. A battery of 15 volt, एक बैटरी है 15 वोल्ट की एंड इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टेड अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर। इसमें 50 ओम का रेजिस्टर लगा दिया आपने। द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर इन 1 मिनट, हीट चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया सर। हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी या फिर v स्क्वायर बाय r इंटू टी। सर v भी पता है, r भी पता है, t भी पता है, हो गया क्वेश्चन खत्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Lenz's law is a consequence of law of conservation of energy, is a conservation of charge, is a conservation of mass, is a conservation of momentum. सिंपल क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. The vertical component of Earth's magnetic field is 1 by root 3 times the horizontal component. The angle of dip will be equals to. Question number 14. स्टूडेंट एक सीधा एक फॉर्मूला देखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू bv बाय bh। स्टूडेंट आपके पास bv, मैं वर्टिकल के लिए bv वर्ड यूज कर रहा हूँ, b वर्टिकल, bh हॉरिजॉन्टल, डेल्टा। अब उसने आपको क्वेश्चन में सब चीजें खुद ही दे दी। वर्टिकल कंपोनेंट इज 1 बाय रूट 3 टाइम्स ऑफ bh। तो बताओ tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आंसर हो गया, खत्म। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 सेज a long straight wire in a horizontal plane carries a current of 15 ampere in north to south direction.
The magnitude and the direction of magnetic field at a point 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसा दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक लॉन्ग वायर है, 15 एम्पियर करंट है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करंट जा रहा है 15 एम्पियर। The magnitude and the direction of magnetic field at a point 2.5 meter east of the wire. बेटा this is west, this is east. तो यहाँ पे 2.5 मीटर की दूरी पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो लॉन्ग वायर का फॉर्मूला सीधा लगा दो। लॉन्ग वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। नाउ क्वेश्चन इज डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा यहाँ पे उसने डायरेक्शन भी मांगी है आपसे, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। स्टूडेंट्स अगर मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं तो यहां से फिंगर को घुमाऊं तो यहां से फिंगर बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो इसे हम अप का नाम देते हैं। जब बाहर आती है तो उसे हम अप का नाम देते हैं, और अंदर जाती है तो हम इसे डाउन का नाम देते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्टिकली अप, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट्स योर रिजल्ट। ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 10 हेनरी इंडक्टर in which current changes from 11 ampere to 2 ampere in 0.9 second. स्टूडेंट 0.9 सेकेंड। चलिए चेक करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। फॉर्मूला कम टू क्वेश्चन नंबर 16। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है मेरे पास माइनस एल डी आई बाई डी टी, दैट इज माइनस एल आई फाइनल माइनस आई इनिशियल ओवर टाइम। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको एल दे रखा है, आपको आई फाइनल दे रखा है, आई इनिशियल दे रखा है, और टाइम भी दे रखा है। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 17। A charge Q is placed at the center of the line joining the two charges Q and Q. The system of the three charge will be in equilibrium if, again ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, और ऐसा पेपर में बोर्ड में पहले भी आ चुका है। तो कहता है Q है, एक Q है, इस प्लेस एट द सेंटर, एक सेंटर पे मैंने एक चार्ज कैपिटल Q रख दिया। अब क्वेश्चन उसने कहा है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो सिस्टम वर्ड यूज किया है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। स्टूडेंट्स तो आप कोई भी दो पॉइंट्स को फोर्स जीरो कर दीजिए तो वो आपके पास सिस्टम का नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम कोई भी दो फोर्स कंपेयर कर सकते हैं। यस सर, सिस्टम वर्ड यूज किया उसने मेरे लिए, ए बी सी बोल देते हैं। तो लेट अस से फोर्स ए बी को कंपेयर कर दीजिए फोर्स ए सी के साथ। तो के क्यू ए क्यू सी बाय ए सी का स्क्वायर, और ये एक्स है, ये एक्स है, और ये 2x है। तो के क्यू ए क्यू बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। आपको क्यू बी पता है कैपिटल क्यू, आपको क्यू सी पता है स्मॉल क्यू, आपको ए बी पता है एक्स का स्क्वायर, आपको ये पता है 2x का स्क्वायर। तो आपको कैपिटल क्यू पता चल जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 says electric flux
of electric field through the area A is given as. स्टूडेंट आपके पास गॉस लॉ, स्टूडेंट गॉस लॉ अप्लाई करिए इस पे गॉस लॉ। और तो क्वेश्चन नंबर 18 था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला मांगा था, दैट इज ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन 19। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 says an electron is projected with velocity v along the axis of current carrying long solenoid. Which of the statement is true? देखो वर्ड पे ध्यान दो, along the axis लिखा है उसने। along the axis मतलब एंगल 0 डिग्री हो गया। अगर एंगल 0 डिग्री हो गया तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा में थीटा 0 डिग्री हो गया तो फोर्स 0 हो गया। अच्छा, फोर्स 0 हो गया तो जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, या जो बॉडी मोशन में है वो कंटिन्यूअसली उसी मोशन में रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। तो आपके पास क्वेश्चन में उसने कहा है कि मैंने अलोंग द लाइन चार्ज को छोड़ा है तो फोर्स 0 हो गया। Then the charge particle will continue in the same straight line direction. This is the answer. Option number 4. Now come to question number 21. If the speed of the charge particle moving in a magnetic field is halved, then the radius will be. आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर दिस इज 21st। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21st। मुझे फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जिसको आप QVB के नाम से भी जानते हो। बात सही, एक v ने v को कैंसिल किया तो v का फॉर्मूला कितना बन गया, QBr/m। अब सोचो रेडियस को हाफ करोगे तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, वेलोसिटी को हाफ करोगे तो रेडियस हाफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने यही तो कहा था, अगर मैं वेलोसिटी को आधा कर दूं तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सर रेडियस भी आधा हो जाएगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। क्वेश्चन फिनिश। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22nd। अ मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। स्टूडेंट हमें पता है कि मेटल्स को जब हम हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। अब क्वेश्चन में उसने कहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं फोर्थ ऑप्शन से पढ़ना शुरू करता हूं, नीचे से पढ़ रहा हूं। फोर्थ ऑप्शन, इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, बात तो आप सही कर रहे हो स्टूडेंट, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रखा है। हाँ सर कैसे, आपने तो मेटल को हीट ही किया है सिर्फ। अगर आप मेटल को हीट करते हो तो उसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में आ जाते हैं, और मोशन में आने के बाद एडी करंट वो अपनी जगह पे गोल गोल घूमने लगते हैं और एडी करंट पैदा करने लगते हैं। एडी करंट पैदा करने से एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगती है, और उस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आने लगती है। तो हाँ, अगर आप एक मेटल को हीट करते हैं तो उसमें एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। हाँ ये बात सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट। हाँ ये बात भी सही है, अगर आप एक मेटल को हीट करते हैं तो आपके पास अगेन उसमें करंट फ्लो करने लगते हैं।
तो उसमें एसी करंट आ जाता है, क्योंकि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, उसमें एसी फ्लो करने लगेगा। ठीक। बी ऑप्शन, अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट। हाँ, ये बात भी सही है। सर ये कैसे सही है? जब आप मेटल को हीट करते हो तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमने लगते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे चलने लगते हैं, तो डीसी भी पैदा होता है। हाँ, ये बात सही है। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट डज नॉट वेरी विद टाइम। नहीं सर, ये तो गलत है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी। अगर आप किसी मेटल के पीस को हीट करते हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। सर अगर वो कांस्टेंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हो सकती। इट इज वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली उसमें एसी फ्लो करेगा, कुछ चार्जेस स्ट्रेट भी चलेंगे तो उसमें डीसी भी आएगा। तो जो बी, सी और डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाँ होती है। इसमें एसी फ्लो कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। इसमें डीसी फ्लो कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये बात सही नहीं है, इट इज इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन पे आपको मार्क करना है। कम टू क्वेश्चन नंबर 23। In a AC circuit, the applied voltage and the resulting current are E equals to E naught sin omega t and current equals to omega naught plus pi by 2। अच्छा बेटा, E और करंट में 90 डिग्री का फेज दिया हुआ है। अच्छा एक बात और बताओ कि करंट पाई बाय 2 आगे दिखाया हुआ है। सर करंट पाई बाय 2 आगे दिखा दिया है, पक्की बात है। ये सर्किट कौन सा है स्टूडेंट? दिस इज अ सर्किट ऑफ कैपेसिटर। अब उसने कहा है द एवरेज पावर कंज्यूम्ड। सर प्योर कैपेसिटर के लिए जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, और यहाँ फाइव है 90 डिग्री, तो कॉस फाइव इज 0, तो आंसर इज 0। कम टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 कहता है द स्पीड एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट विल बी। अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो स्पीड कितनी हो जाएगी? सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपको V की बात कर रहा है तो E इंटू वी 2/m का अंडर रूट। अब आपको चार्ज भी पता है, आपको पोटेंशियल 100 वोल्ट भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। Which one of the following is not affected by the presence of magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सी बात इफेक्ट नहीं होती है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन करंट कैरिंग कंडक्टर। नहीं स्टूडेंट, आज से बहुत साल पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक आर टू डिफरेंट ब्रांचेस, बट ऐसा नहीं है। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद हमने देखा था कि करंट मैग्नेट को इफेक्ट कर सकता है और मैग्नेट करंट को इफेक्ट कर सकती है। तो वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनमें से किसको इफेक्ट नहीं करेगी? फर्स्ट ऑप्शन करंट कैरिंग कंडक्टर, नहीं इसको तो करेगी। सेकंड ऑप्शन मूविंग चार्ज, बिल्कुल करेगी, क्योंकि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। स्टेशनरी चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड आती है। थर्ड ऑप्शन स्टेशनरी चार्ज, जी हाँ इसको इफेक्ट नहीं करेगी। स्टेशनरी चार्ज को इफेक्ट नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कर सकती है। फोर्थ ऑप्शन रेक्टेंगुलर करंट लूप, नहीं इसको तो करती है, हमने देखा था रेक्टेंगुलर लूप के लिए हमने टॉर्क भी निकाला हुआ है ना। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 26।
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स एक बार आप ट्राई करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन 26, 2 point charges plus 16q and minus 4q are located at x equal to 0 and x equal to L. The location of the point on the x-axis at which resultant electric field due to these charges must be 0 will be. देखें सर क्या कहता है? आपके पास क्वेश्चन में उसने बोला है एक चार्ज है +16q और एक चार्ज है -4q। वो कहता है कि ये इनके बीच की डिस्टेंस है L। The location on the point on the axis at which the resulting electric field will be 0. Electric field is a vector quantity. वो 0 कहाँ पे होगी? सोच अगर इसके बीच में कहीं एक टेस्ट चार्ज रख दूं प्लस टेस्ट चार्ज तो क्या होगा? सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इधर भागेगा। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इधर भागेगा। नेट फोर्स कैन नॉट बी 0। तो पक्की बात है नेट फोर्स इनके बीच में तो 0 नहीं है। तो कहाँ है? सर साइड वाइज है, या तो यहाँ है या तो यहाँ है। अब कहाँ है? सर जो छोटे वाले है उसके पास होती है। तो ठीक सर, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया? 16q -4q और यहाँ पे टेस्ट चार्ज, इसको आप x बोल दीजिए, ये L है। वो कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इसको नाम दे देते हैं CBA। इलेक्ट्रिक फील्ड CA और इलेक्ट्रिक फील्ड CB दोनों इक्वल हैं। KQ/R², KQ/R²। ठीक, आपको x ही तो चाहिए था। नाउ यू कैन फाइंड x at which the resultant electric field due to these charges will be 0। यहां से x आप निकालेंगे, वो आएगा इन टर्म्स ऑफ L। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 27। An electric dipole of dipole moment, क्वेश्चन नंबर 27। डायपोल मोमेंट कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर, kept in a uniform electric field of 10⁻³ uniform electric field, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस अ टॉर्क कितना? 2 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर। The angle which the dipole makes with the electric field will be। सिंपल क्वेश्चन, टॉर्क का फॉर्मूला लगाइए, PE sin थीटा, यहां से थीटा निकाल लीजिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 says 3 identical charges are placed on x-axis from left to right with adjacent charges separated by distance d. The magnitude of the force on a charge from its nearest neighbor is F. Let I cap be the unit vector along x-axis. Then the net force on each other from left to right will be। Now student क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। थ्री आइडेंटिकल चार्जेस, यहाँ पे Q,
यहाँ पे Q, यहाँ पे Q. Three identical charges are placed on x-axis from left to right with adjacent separation D. The magnitude of the force on the charge from its nearest neighbor is F. इन दोनों के बीच में फोर्स है F. Let I cap is a unit vector along positive x-axis. Then the net force on each charge from left to right. Each charge from left to right. Now, student, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? आपके पास इन दोनों की वजह से फोर्स और इन दोनों की वजह से फोर्स निकालो एक बार जरा. आपके पास KQ बाय KQ1 Q2 बाय D स्क्वायर और दूसरा कितना है Q1 Q2 4D 4D स्क्वायर. ठीक, और उसको कहा है कि आप F की टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए. बस. ठीक. अच्छा, नाउ come to question number 29. Two students A and B calculate the charge flowing through a circuit.